इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है फोर्थ कै। हाँ जी, थर्ड कै तक हम कर चुके थे कल सवाल, और आज जो सवाल होगा वो फोर्थ का कै होगा। फोर्थ का जो कै सवाल है उसमें लिखा हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना दिखाइए कि परमेय संख्या 1351/12 50। 1351/12 50 शांत दशमलव है। शांत दशमलव के लिए शर्त ये होती है, शांत दशमलव कि जो हर होगा शांत दशमलव के लिए हर यानी कि डिनोमिनेटर हर में 2 या 5 या दोनों का होना जरूरी होता है। अरे किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो। अच्छा जी, भैया नमस्ते। हाँ जी, तो इसके लिए आपको 2 होना ज़रूरी है या 5 होना ज़रूरी है, दोनों हो तो भी ज़्यादा बेटर होगा। तो इसमें आपको 1250 के फैक्टर करने होंगे, और 1250 के फैक्टर करके पता चलेगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 15, 2 5 जा 15 नहीं, 2 5 जा 10 होते हैं, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, एंड 5 5 जा 25, एंड 5 1 जा 5। तो 1250 के जब आप फैक्टर करके लाए तो क्या क्या आ रहे हैं? 2 × 5 की पावर 4। तो इसमें 2 भी है और 5 भी है, चाहे 5 की पावर 4 है लेकिन हैं दोनों ही। तो यहाँ से पता चल जाता है कि ये शांत दशमलव है। इसमें शर्त यही होता है कि 2 हो, केवल 2 हो, 2 के साथ कोई और नंबर भी हो सकता है, 13 14 कुछ भी, बस हमें 2 से मतलब है कि 2 होना ज़रूरी है। और 2 नहीं है तो 5 हो, और 5 नहीं है मतलब इन दोनों में से अकेला हो या फिर दोनों हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन तो नहीं कह रहा है, सॉल्यूशन तो नहीं कह रहा है इसमें। अच्छा, दर्शाइए कि ये शांत दशमलव है। ठीक है जी, यहाँ पर लिख देंगे। खैर पूरा ही सॉल्यूशन करे दे रहे हैं हम, ये आ गया। तो 1350 अपॉन 1250 को हम लिखेंगे ये 2 × 5 की पावर 4। तो हमें इनकी पावर सेम करनी होती है। 5 की पावर 4 है तो हम 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में ला देंगे, जिससे होगा क्या, एक फ़ायदा हमें ये होगा कि हम
ये देखते हैं कि 5 की पावर बड़ी है या 2 की पावर बड़ी है। अगर 5 की पावर बड़ी है तो हमें 2 की पावर भी उतनी करनी है, और 2 की पावर बड़ी है तो 5 की पावर भी उतनी करनी है, जिससे हम 2 5 या 10 करके उसकी पावर सेम ला सकते हैं। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 1350 में 8 की गुणा करेंगे, और ये कितना हो जाएगा 2 5 या 10 की होल पावर 4 हो जाएगा। अब ये सवाल बहुत आसान हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो 800, 8 5 या 40, 0 4, और 8 3 या 24, और 4 कितने हो जाएंगे 28, 2 8 1 या 8, और 2 हो जाएंगे 10। अपॉन में 10 की पावर 4 है, इसका मतलब यह है कि 10 की पावर 4 से यानी कि 1 के पीछे 4 जीरो हैं, 10,000 से और 1 लाख से भाग देनी है। तो 4 डिजिट पहले आप पॉइंट लगाएं, इसका मतलब ये है 10, कुछ गलती तो नहीं कर दी है, 800 839 सही है जी। 10 की पावर 4 जीरो का मतलब ये, और इससे आप जब डिवाइड करेंगे तो 4 अंक पहले यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 1.08, 00 लिखो या मत लिखो यही इसका आंसर होगा। अतः शांत दशमलव है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, शांत दशमलव। सवाल नंबर 4 का है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6 + 2 इज इक्वल 0 के मूल गुणनखंड विधि से हल कीजिए। निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो 3x² यानी कि मल्टीप्लाई करें तो 3 2 + 6 आना चाहिए, और जोड़कर 2√6 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर जो होंगे वो फैक्टर हो जाएंगे √6 प्लस √6, क्योंकि √6 की √6 में मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, और दोनों को जोड़ें तो 2√6 आ जाएगा। 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल 0, और 3 कॉमन लोगे x भी, तो x माइनस कितना कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन आएगा √2 अपॉन √3 माइनस यहाँ से √6 कॉमन लेना पड़ेगा, इसलिए x माइनस √2 अपॉन √3 इज इक्वल 0। तो 3x और माइनस √6 एक ब्रैकेट में, और x माइनस √2 अपॉन √3 एक ब्रैकेट में हो जाएंगे। दोनों ब्रैकेट को 0 करो, 3x माइनस √6 को 0 करो, 3x इज इक्वल हो जाएगा √6, x इज इक्वल हो जाएगा √6 अपॉन 3, और x इज इक्वल हो जाएगा √2 अपॉन √3। √6 में 3 से डिवाइड करेंगे, √6 का मतलब है कि √2 मल्टीप्लाई √3 अपॉन में 3, और √3 से 3 को कैंसिल करेंगे, √3 बार, तो √2 अपॉन √3, और यहाँ से बिल्कुल सेम x इज इक्वल √2 अपॉन 3 आएगा। तो इसके x के दोनों ही मान यही आ रहे हैं, √2 अपॉन 3। इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, 6 का नहीं है, 4th का है, बिल्कुल सही है, √2 अपॉन 3 बिल्कुल सही है जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा, यदि बिंदु इतने 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 संरेख हैं सिद्ध कीजिए। संरेख वाले सवाल आ गए। संरेख वाले सवालों को करने के लिए आपको कई तरीके मिलते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आप 0 दिखा दें। संरेख का मतलब है एक ही रेखा में है, और ये 4th का गै क्वेश्चन है। पॉइंट दे रखे हैं 0, a, 0,
a,0 0, b एंड 1,1 संरेख है। सिद्ध कीजिए 1/a प्लस 1/b इज इक्वल 1। ये तो खैर सिद्ध कर लेंगे हम। तो संरेख के लिए शर्त ये होती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। देखिए जब 3 पॉइंट एक ही रेखा में होंगे तो उससे त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो उनका क्षेत्रफल भी 0 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि तीनों बिंदुओं, या ऐसे लिखें, हाँ जी, तीनों बिंदु, चलो ऐसे ही लिखते हैं, संरेख हैं तो इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2x1 y2 माइनस y3 और प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये 0 रख दें। 1/2 x1 की वैल्यू 0 नहीं है, a है। y2 माइनस y3 मतलब b, ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3। तो x1 कॉमन ले लिया, y2 है b माइनस y3 है 1, x2 की वैल्यू 0, y3 की वैल्यू 1 माइनस 0 प्लस x3 की वैल्यू 1 एंड y1 की वैल्यू 0 माइनस b। 1/2 यानी कि 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 हो जाएगा। तो a की मल्टीप्लाई कर दें, अब तो मल्टीप्लाई करो, a की b में मल्टीप्लाई करेंगे तो ab माइनस a की मल्टीप्लाई 1 में तो a, 0 की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो सब कुछ 0 हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो भी 0, और 1 की मल्टीप्लाई b में करेंगे तो माइनस b। अब देखिए माइनस a और माइनस b इधर हैं, इनको एक तरफ लेके आए तो इधर ले आए, तो a प्लस b इज इक्वल ए बी। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ ए बी से भाग देने पर a अपॉन, या ऐसे लिखें a प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल 1। ए बी अपॉन ए बी 1 ही होगा, तो a अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी इज इक्वल 1। a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन a इज इक्वल, ये ही सिद्ध करना था। सवाल नंबर 4 का घ, 4 का घ चित्र दे रखा है एक इस तरीके से, और ये 90 डिग्री, ये P है, ये R है एंड ये Q है, ये O दे रखा है, और ये साइड कर रखा है जी कि इसका एरिया आप हमें निकाल के बता दें। PQ 24 और PR 7, PR 7 दे रखा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बता दीजिए। छायांकित भाग यानी कि ये जो साइड कर रखा है, ये इसका एरिया निकालना है। ये वृत्तखंड है, किसी वृत्त को इस तरीके से काट दें, यानी कि जीवा के द्वारा वृत्त को काटा जाए तो वृत्तखंड बनता है, और त्रिज्याओं के द्वारा
वृत्त को काटा जाए इस तरीके से, तो वहाँ त्रिज्याखंड बनता है। यहाँ पर वृत्तखंड है, जीवा खींची गई है एक ये वाली, और यहाँ एक बड़ा वाला वृत्त बनेगा, एक छोटे वाला। तो वृत्तखंड है, यानी कि लघु वृत्तखंड का एरिया पूछ रहा है। इसको आप निकाल सकते हो, किस तरीके से निकालोगे? शेडेड पोर्शन नीचे भी है कि? हाँ जी, यहाँ भी शेड कर रखा है, एक लाइन इस तरीके से खींची हुई है, ये भी निकालना है। तो आधे वृत्त में से इस जो ये व्यास है, इससे वृत्त को बांट दिया गया, इस तरीके से खींच ले रहा हूँ मैं। ये वृत्त है, सॉरी व्यास है, तो इससे आधा वृत्त इधर आधा वृत्त इधर हो गया। और अर्धवृत्त में से अगर इस त्रिभुज को माइनस कर दें तो लघु वृत्तखंड आ जाएगा, ठीक है ना। तो लघु वृत्तखंड के लिए और अर्धवृत्त का एरिया भी निकालना है। अर्धवृत्त के लिए आपको आर चाहिए होगी, एक ट्रायंगल आप मान लें इसी तरीके से कि जिसकी ये हाइट 24 हो, ये 7 हो, तो ये कितना आ जाएगा? 25 आनी चाहिए। एक बार पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे आप कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि आर क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल बराबर होगा पी क्यू के स्क्वायर के प्लस पी आर के स्क्वायर के। ये 24 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 576 प्लस ये 49, एंड इन सब को ऐड करेंगे तो 625। और आर क्यों आप निकालेंगे तो स्क्वायर को स्क्वायर रूट बना देते हैं दूसरी तरफ। ये कितना आ जाएगा? 20। आर क्यों 25 आया है? आर क्यों 25 आने से मतलब यह है कि डायामीटर यानी कि 2r 25 है। आर कितना होगा? 25/2 होगा। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी इन्हीं वैल्यूओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखते हैं, इसमें इस सवाल को मिटा दे रहे हैं। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, उसमें से माइनस करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का, इसका आधा कर दे तो अर्धवृत्त हो गया। माइनस त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, उसका फॉर्मूला जो होता है वो 1/2 इंटू बेस यानी कि आधार इंटू हाइट यानी कि ऊंचाई। अब देखिए बेस ये है 7, हाइट 24, तो फॉर्मूला लगाइए। पाई 22/7 लगा दें। एक बार आंसर चेक कर लें, कभी पाई में ही दे रखा हो तो आंसर चौथे का घ नहीं, पाई में नहीं है जी, पॉइंटों में दे रखा है। तो 22/7 ना रखें क्योंकि 7 से कोई वैल्यू डिवाइड नहीं हो रही है, इसीलिए 3.14 रखे ले रहे हैं। और मल्टीप्लाई आर जो आई थी वो फुट 25/2, तो 25/2 का होल स्क्वायर, अपॉन में 2 पहले से ही चल रहा है, -1/2। जो बेस है वो 7 है, जो हाइट है वो 24 है। इस 2 से इस 24 को डिवाइड करते हैं 12 बार, तो 3.14 मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर होगा 625/4 माइनस 7 मल्टीप्लाई 12,
गुणा करें। ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगा, फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में। कैलकुलेटर का सहारा ले लेते हैं। 3.14 एंड मल्टीप्लाई 625। 1962.5 और अपॉन में 4 माइनस 84 एंड इसमें 4 से डिवाइड और कर दें तो ये आएगा 490.625। अब ये 625 नहीं बोला जाएगा, पॉइंट के बाद के नंबर एक एक करके बोले जाते हैं 625। इसमें से माइनस कर दिया जाए 84 को, 406.625। आंसर चेक कर ले रहे हैं एक बार क्या आ रहा है। आंसर 161.53। 161 कैसे आ सकता है, क्या गलती हो गई? 161 कैसे आ सकता है? ट्रायंगल का तो एरिया यही होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ सर्किल में से ही निकाला गया है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। पी आर 7 एंड पी क्यू 24। सब कुछ तो सही है। पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, अपन में 2 एंड 1/2 12 3.14। मुझे तो गलती नहीं लग रही है, और कहीं गलती हो भी तो बता दें। 406.625 आ रहा है। गलती तो नहीं होगी इसमें। ठीक है ना, यही आंसर इसका आना चाहिए। खैर अगर गलत होगा तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर देंगे, दोबारा इसके ऊपर सवाल के ऊपर वीडियो बना देंगे। अगर गलत होगा तो एक बार डिस्कस कर लेंगे। ऐसे गलत नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन तो सही ही है। सवाल नंबर जो है वो 5th का क्या होगा। 5th के क्या में ग्राफीय विधि द्वारा दिखाइए कि रेखीय समीकरण निकाय 2x + 4y = 10 और 3x + 6y = 12। तो इस समीकरण में से आप 3 कॉमन ले सकते हैं। x + 2y = 12 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे 4 बार तो समीकरण हो जाएगी x + 2y = 4। समीकरण 1 ये एंड समीकरण 2 ये। 2 समीकरण आपके पास हैं और उसमें कह रहा है कि ग्राफीय विधि से आप इसे हल कीजिए, और बाद में लिखा हुआ है कि कोई हल नहीं रखता है। कोई हल नहीं रखने का मतलब है कि जो आप ग्राफ बनाएंगे उनमें लाइन एक दूसरे को काट कर नहीं जाएंगी। तो आप उस समीकरण 1 के लिए एक बॉक्स बनाएं।
ठीक है ना, x और y रखें एक में। अब आपको इस समीकरण में ऐसी वैल्यू रखनी है कि जिससे समीकरण संतुष्ट हो जाए, मान बड़े आसान मान आ जाए, जिसे हम ग्राफ में रख सकें। तो x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं, x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं यहाँ पर, तो 2 वन जा 2 प्लस 4y इज इक्वल 10, और 2 वन जा 2 इधर जाकर माइनस हो जाएंगे, तो 4y इज इक्वल 10 माइनस 2 यानी कि 8, और 4 से इसको डिवाइड कर दें तो 2 आएगा। y की वैल्यू 2 आ रही है। अगर y की वैल्यू को 0 रख दें या 1 रख दें, को x की वैल्यू 1 रखी और y की वैल्यू 1 रखी। अब y की वैल्यू को 1 रखेंगे तो 4 वन जा 4, 4 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 4 6 हो जाएंगे, और 10 माइनस 4 6 होगा, तो 2 से इसको डिवाइड करना है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। ठीक है ना। बिल्कुल सेम ऐसा ही एक बॉक्स दूसरी समीकरण के लिए बनाना है। एक्स वाई, ज़रूरी नहीं कि जो मान इसमें रखने हैं वही इसमें रखे जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स की वैल्यू आप 0 रख लें, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2y इज इक्वल 4 हो जाएगा, y इज इक्वल 4/2 हो जाएगा, इसलिए 2 आएगा। एंड y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये सब 0, x इज इक्वल 4 आ जाएगा। तो इसके पॉइंट होंगे 1, 2 एंड 3, 1, और इसके पॉइंट 0, 2 एंड 4, 0। जब भी आप पॉइंट लिखेंगे तो x पॉइंट आगे ही लिखा जाएगा, y पॉइंट पीछे ही लिखा जाता है। भुज हमेशा आगे एंड कोटि हमेशा पीछे। x अक्ष पर चली गई दूरी भुज होती है, y अक्ष पर चली गई दूरी कोटि होती है। तो ग्राफ बनाते हैं। यहाँ ये सेंटर पॉइंट 0, 0 होता है। एक काम करते हैं, x 4 बना लेते हैं दोनों तरफ को, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। एक पॉइंट है 1,2, तो x अक्ष पर 1 ये वाला पॉइंट, एंड y पर 2 प्लस दिशा में 1 2, ये इन दोनों से पॉइंट बनता है। ये जो यहाँ पर इनका मीट पॉइंट होगा यही 1,2 होगा, और 3,1 x अक्ष पर 3, 1 2 3 एंड y पर 1, ये तो ये जो इनका मीटिंग पॉइंट है, 1,2 यहाँ लिखे दे रहे हैं इस वाले पॉइंट के लिए, एंड एक ये पॉइंट है 3,1। तो इन दोनों पॉइंटों से होती हुई जो लाइन जाएगी वो लाइन है ये फर्स्ट लाइन, 2x + 4y = 10। लाइन पर आप नाम भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि लाइन पर नाम लिखें, इसे नाम लिख दें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। लाइन 1 है, और लाइन दूसरी जो है वो 0,2 है। अगर x अक्ष 0 है तो उस पर कहीं कुछ लिखना ही नहीं, y पर 2 लिख देना है, वो भी प्लस दिशा में। तो यहाँ ये जो पॉइंट है वो 0,2 है, ये पॉइंट जो है, और 4,0 x अक्ष पर 4, 1 2 3 4, ये 4,0, ये 4,0 है। तो इसी तरीके से इस तरीके से लाइन होती हुई चली जाएगी। हालांकि ये बिल्कुल सीधी नहीं खींची है, पर ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं करेंगे, काटेंगी नहीं, और जब एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी, मिलेंगी नहीं, तो उनसे उनके पॉइंट नहीं निकल के आ सकते। इसीलिए वो कह रहा है कि इसमें कोई भी हल नहीं है। इस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। कोई हल रखेगा ही नहीं जब एक दूसरे को काटेंगे ही नहीं तो। सवाल नंबर 5 का है, त्रिभुज वाला सवाल है। अब उसमें रचना वगैरह के हैं, रचना वाले सवाल हम नहीं करते हैं, क्योंकि उनके हमारे लिए करना कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें लिखाई बहुत ज़्यादा होती है। जो चीज़ आप त्रिभुज में करते हैं, अब ऐसा है नहीं कि त्रिभुज जो रचना वाले सवाल हैं हम उनको हाथ से ही खींच दें, वो एक्यूरेट लाइन खींची जाती हैं,
जिसके बेस पर लाइन आगे का सवाल हो पाता है। तो ये तो खैर तुम्हारे स्कूल में ही सीख लिए होंगे। सवाल नंबर 5 का ग करते हैं। सिद्ध कीजिए कि tan 35 एंड tan 40 tan 45 एंड tan 50 एंड tan 55 इज इक्वल 1 दिखाना है। तो इनमें पहले आप वो वैल्यू चेक कर लें जिसकी वैल्यू आपको पता हो। 45 की वैल्यू हमें पता है तो 45 की वैल्यू को आगे रख लेंगे। बाकी वो नंबर चेक करें जिनके कोणों को जोड़कर, एंगल्स को जोड़कर 90 आ रहा है। तो 35 और 55 को जोड़ेंगे तो 90 आता है, 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90 आता है। तो tan 45 को हम आगे लिखे ले रहे हैं। फिर tan 35 के साथ में लिखे लेते हैं tan 55 को, एंड tan 40 के साथ में लिख ले रहे हैं tan 50 को। tan 45 की वैल्यू 1, tan 35 की वैल्यू को चेंज करना है। 35 और 55 को जोड़कर 90 आता है तो किसी एक को चेंज करना है। tan 35 को आप लिख सकते हैं cot 90 माइनस 35, एंड tan 55 को यूं ही रहने देने हैं। tan 40 को हम लिख देंगे cot 90 माइनस 40, एंड tan 50। इसको घटाएंगे तो cot 90 माइनस 35 होते हैं 55, एंड ये tan 55 जो है इसको लिख देंगे 1/cot 55। cot 90 माइनस 40 होता है cot 50 इंटू tan को अपॉन में लाएंगे तो cot 50, और 1 में किसी की भी मल्टीप्लाई करें, किसी की भी नहीं, 1 की मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। ये आंसर हो गया इसका। इसी का सेकंड सवाल है, ये फर्स्ट था। चॉकलेट में इसी में सेकंड है कि त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि tan b प्लस c अपॉन 2 इज इक्वल cot a बाई 2। अब देखें, यहाँ पे लिखें वी नो दैट, कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल 180 डिग्री। तुम भी जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब B प्लस C दे रखा है तो केवल B और C को ही एक तरफ रखें, एंगल A को एक तरफ भेज दें। अब यहाँ पर हाफ करना है, उनके अपॉन में 2 भी दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 से इसको डिवाइड कर दो और 2 से इसको भी डिवाइड कर दो। तो एंगल B प्लस एंगल C अपॉन 2 इज इक्वल 180/2 कितना होता है 90 माइनस एंगल A। और एक काम और करना है कि दोनों तरफ देखो tan है बाईं तरफ, तो tan लेने पर यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ tan ले लें। tan लेने पर अब यहाँ दोनों तरफ tan लेंगे तो tan एंगल B प्लस एंगल C अपॉन 2 इज इक्वल tan 90 माइनस एंगल A अपॉन 2। tan एंगल B प्लस एंगल C अपॉन 2 इज इक्वल हो जाएगा tan 90 माइनस, ये यहीं तक है, 90 माइनस A बाई 2 कितना होता है cot A बाई 2। दैट्स ऑल, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर घ करते हैं। घ इसका 5th का घ है। सारणी दे रखी है, समांतर माध्य उसने पहले ही बता दिया कि x बार 25 है, ठीक है। विलुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 10, 50 तक दे रखा है, 10 से 20,
20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। बारंबारता दे रखी है 6, आप सारणी बना लेना अच्छे तरीके से, 6, 10 और 5। ये f है, ये क्लास दे रखी है, अंतराल लिख सकते हैं आप। यहाँ हिंदी में बारंबारता, यहाँ आपको x की ज़रूरत पड़ेगी। x होती है इन दोनों लिमिट का बीच का जो होता है, यानी कि जोड़कर आधा कर दें, 0 और 10/2 होता है 5। और जितना अंतर इनमें है उतना ही अंतर यहाँ पर आता चला गया। 10-10 का अंतर है तो यहाँ भी 10-10 का अंतर आता चला जाएगा। या इनके बीच की वैल्यू रखते चले जाएं, 10 और 20 के बीच की वैल्यू 15, इनके बीच की वैल्यू 25, इनके बीच की वैल्यू 35 और इनके बीच की वैल्यू 45। और यहाँ जो आपको निकालना है वो f गुणा x निकालना है। तो मल्टीप्लाई करें, 6 पंजे 30, 15f, 25 6 के 150 हो जाएंगे, 35 तो 350 होते हैं, और 45 गुणा 5 कितना होता है 225। और आपको जोड़ना है ये सिग्मा fx और सिग्मा f। सिग्मा f कितना आ रहा है, 6 और 6 12 है, 12 है 10 22, 22 5 27, 27 प्लस f। और ये कितना आ रहा है, इसी में लिख देंगे आगे, 30 और 150 180, 180। या पहले इनको जोड़ दें, 3 4 500, ये हुए 500, 725, 755 प्लस 15f। तो x बार यानी कि समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। x बार 25 दे रखा है उसने, सिग्मा fx आया है 755 प्लस 15f अपॉन में 27 प्लस f। तो 27 प्लस f की 25 में गुणा करें, 25 गुणा 27 प्लस 25f इज इक्वल 755 प्लस 15। तो 25f माइनस 15f इज इक्वल 755, और इन दोनों की गुणा करने के बाद कितना आएगा 25 7, एक मिनट अभी पता चल जाएगा, 35 3 14 और 10 24 और 3 27 2। इसको घटा लो, 25 इसमें है और 55 इसमें है, 25 और 55 होते हैं 80, और यहाँ से घटाएंगे तो 10f। f इज इक्वल 80 अपॉन 10 इज इक्वल 8। f पूछ रहा था, f का आंसर देख लेते हैं, 8 आ रहा है, और इसका f का आंसर बिल्कुल सही 8 ही है, 5 के 8 आ रहा है। छठे का एक सवाल और कर दें, चलो छठे का एक सवाल और कर दे रहे हैं कि k का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण इतने और समीकरण इतने कि दोनों मूल वास्तविक होंगे। किसी भी एक समीकरण से आप k का मान निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पहली वाली समीकरण ही लिख लेते हैं, उसी से निकाल सकते हैं, सेकंड वाली की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप सेकंड वाली से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर दें, और तुलना करने के बाद a 1 b k एंड c बराबर 64। और जब मूल वास्तविक होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं, तो मूल वास्तविक होने के लिए क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे मूल वास्तविक हैं तो
बी स्क्वेयर माइनस के 4ac इज़ ग्रेटर इक्वल 0 और b की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू a इंटू सी की वैल्यू 64 ग्रेटर इक्वल 0, के स्क्वायर माइनस 256 इज़ ग्रेटर इक्वल 0 और ये जो आ रहा है के स्क्वेयर ग्रेटर इक्वल, इस 250 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे 256 हो जाएगा और के ग्रेटर इक्वल स्क्वायर रूट 256 और यहाँ पर कितना हो रहा है 16। अगर ये वैल्यू होती 16.23 यानी कि 16 पॉइंट करके आती तो हम 17 लेते। इसका मतलब यही है कि या तो वैल्यू अपने आप में पूरा इंट्रीजर आएगा, पूर्णांक आएगा, 16 आ रहा है, अगर 16 पॉइंट कुछ करके आती तो 17 लेते, 16 नहीं लेते। अगर बराबर आ रहा है, पूर्णांक आ रहा है तो फिर 16 ही ले लेंगे। के की वैल्यू 16 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसकी जो बाद का क्वेश्चन है उसमें पार्ट 3 में ले लेते हैं।